बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। यूनिट नंबर 6 फिशिंग इंडस्ट्री जोग्राफी का कंटिन्यू है। प्रॉब्लम्स स्टिल कुछ स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं कि हमने काम किस तरीके से करना है। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने इस चैप्टर में से इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी है, यानी कि हमने इंफॉर्मेशन को निकाल के रखना है ताकि एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो हम उस इंफॉर्मेशन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वहाँ पे फिट कर दें। जैसे सिंपल क्वेश्चन में वो पूछ सकता है कि डिफाइन फ़िश फार्मिंग या एक्वाकल्चर क्या है, तो उसकी डेफिनेशन आ जाएगी। फिर वो आपसे पूछ लेगा कि डिफरेंट यूजेस ऑफ फ़िश क्या है, तो ये आप यूजेस बता देंगे। फिर फ़िशिंग में मैरीन फ़िशिंग क्या है उसकी बात बता देंगे, कहाँ पे की जाती है। सबसिस्टेंस फ़िशिंग क्या है, ये मैरीन फ़िशिंग की दो टाइप्स आ जाएंगी, कमर्शियल फ़िशिंग और सबसिस्टेंस। मैरीन फ़िश कैच क्या है वो आप बता देंगे। फिर इनलैंड फ़िशिंग क्या है, फिर ये पिक्चर्स के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से फ़िश फार्म जो है वो बनाया जाता है, उसमें क्या है। फिर हमने इनलैंड फ्रेश वाटर फ़िश देखी, फ़िश फार्म देखे, इनलैंड फ़िश सेंटर्स देखे। ये वो सारी इंफॉर्मेशन है जो आपने हर हेडिंग में कलेक्ट करनी है। हर हेडिंग से मतलब है कि अगर मैरीन फ़िशिंग की बात होगी तो मैरीन फ़िशिंग के अंदर आपको सबसिस्टेंस फ़िशिंग का भी पता हो, कमर्शियल का भी पता हो। वहाँ पे आपको ये फैक्टर्स का भी पता हो कि किस तरीके से सिंध कोस्ट पे डेवलप की गई है। मैरीन फ़िशिंग की फ़िश कैच का भी आपको पता होना चाहिए। फिर इनके अंदर अगर सबसिस्टेंस फ़िशिंग है तो वो क्या है उसकी डिटेल, कमर्शियल फ़िशिंग क्या है वो उसकी डिटेल। फिर इनलैंड जो है वो फ्रेश वाटर फ़िश को कहते हैं। इनलैंड फ़िशिंग की आप हेडिंग दे के उसके अंदर बता सकते हैं कि भाई ये फ़िश फार्म की डिटेल आप इस पिक्चर से लिख देंगे, उसकी टाइप्स क्या है, फ़िश फार्म क्या होता है, इनलैंड के फ़िशिंग सेंटर्स कौन से हमारे। फिर आप इसी तरह ये जो आपकी है कि ग्वादर बलूचिस्तान के अंदर क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, किस तरीके से फिजिबल है वो एरिया डेवलप करने के लिए। फ़िशिंग सीज़न बताया, फ़िश स्पीशीज़ कौन सी हैं वहाँ पे, टेक्निक्स कौन सी यूज़ होती है, प्रोसेसिंग आपकी ग्वादर में कहाँ है, हम उसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं। ये सारा कुछ जो है आपने हेडिंग वाइज इसको याद रखें। प्रॉपर आप कोई मतलब अब थोड़ा सा जो है ना वो मेच्योर हो गए, क्योंकि क्लास 7 से आप लोग आए हैं जिसके अंदर हमारा मोस्टली जो है वो काम यही होता है कि आपको मार्क करवा दिया जाता है, आपने उसको जो है वो एज इट इज़ लर्न करना है। इधर आपने इंफॉर्मेशन हर चीज़ की गैदर करनी है। जैसे हिस्ट्री में हमारी हेडिंग वाइज थी कि भाई शाह वली अल्लाह ने क्या वर्क किया, हमें उनके वर्क का पता होगा तो हम लिख देंगे। इसी तरह इधर भी ये हेडिंग्स मेन चीज़ें जो मेन हेडिंग्स हैं, इनलैंड फ़िशिंग क्या है, फ्रेश वाटर फ़िश क्या है, इनलैंड और फ्रेश वाटर एक ही होते हैं, कमर्शियल फ़िशिंग क्या है, सबसिस्टेंस फ़िशिंग क्या है, मेरीन फ़िशिंग क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर एरियाज़ इनकी डिटेल सारा कुछ इस तरीके से। आज हम इसी में डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट की क्या एफ़र्ट्स हैं कि वो फ़िशरीज़ का मतलब होता है कि आपकी फ़िशिंग इंडस्ट्रीज़ को क्या एफ़र्ट कर रही है वो डेवलप करने के लिए। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ये कर रही है कि वो न्यू फ़िशिंग मेथड्स इंट्रोड्यूस कराएगी। ज़ाहिर है न्यू फ़िशिंग मेथड्स होंगे तो आपके पास टेक्नोलॉजी यूज़ होगी और ज़्यादा फ़िश कैच होगा। वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जैसे कैंड या फ्रोज़न फ़िश जो है उसको प्रेफर किया जा रहा है प्रोसेस करके, रादर के उसको रॉ फॉर्म में बेचा जाए। स्ट्रीट हॉकर्स गलियों में जो आते हैं मछलियाँ लेके या मार्केट जाके आप कच्ची मछली लाते हैं, अब वही आपको कैंड या फ्रोज़न मिलेगी साफ़ हुई हुई, तो आप उसको जस्ट रेडी टू कुक होती है वो। फिर आपकी मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। सी के अंदर फ़िशिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, कोई आसान नहीं है। वहाँ पे आपके सी में जाने से पहले सारी वेदर इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाती है फ़िशरमैन को, क्योंकि उन्होंने काफ़ी दिन स्टे भी करना होता है, काफ़ी ज़्यादा कैच करना होता है, डीप सी के अंदर जाना होता है, इसलिए मैरीन फ़िशिंग डिपार्टमेंट बनाया गया। मॉनिटरिंग की जाए डीप सी फ़िशिंग वेजल्स की। डीप सी फ़िशिंग वेजल्स का मतलब है कि जो गहरे समंदर में जाके मछलियाँ पकड़ने की जो बोट्स होती है। फिर आपकी MFD मैरीन फ़िशरीज़ डेवलपमेंट लैब्स बनाई जा रही हैं, जो कि आपके WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से चेक करती हैं कि भाई जो फ़िशिंग हम कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है या नहीं है। ठीक है, ये आपकी एफ़र्ट्स हैं, ये पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं, डोमेस्टिक होता है लोकल कंट्री के अंदर, इंटरनेशनल बाकी कंट्रीज़ के साथ फ़िश श्रिम्प्स और फ़िश प्रोडक्ट्स हम उनको पाकिस्तान देता है। डोमेस्टिक लेवल पे जो कैच है मेरीन फ़िशरीज़ का उसको सप्लाई किया जाता है लोकल फ़िश मार्केट में। होलसेल डीलर्स जो हैं वो वहाँ पे बैठे होते हैं।
कराची में मेन फ़िशिंग सेंटर है। स्ट्रीट हॉकर्स जो हैं वो आके मछलियाँ ले जाते हैं। डोर टू डोर सर्विस भी है। फ्रोज़न प्रोसेस्ड फ़िश भी हमें मिलती है, जो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से हम ले लेते हैं, अर्बन एरियाज़ में जो बने होते हैं, यानी कि शहरों वगैरह में। फिर इसके अलावा फ़िश, प्रॉन्स एक्सेट्रा पाकिस्तान में फिर काफ़ी कम कंजम्पशन है। 1.6 kg पर एनम एक बंदा जो है वो करता है, एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ पे 20 kg पर एनम जो है वो फ़िश कंज्यूम की जाती है। इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की मार्केट है फ़िश और फिश प्रोडक्ट्स की। 30% टोटल फ़िश जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं हम 30 कंट्रीज़ को। ठीक है, जो हम फ़िश देते हैं, जापान को फ़िश श्रिम्प्स देते हैं, USA, UK, फ्रांस, अदर मार्केट्स हैं। 80% टोटल फ़िश कैच जो है वो मकरान कोस्ट से आता है, जिसको ड्राई करते हैं, फिर वो एक्सपोर्ट की जाती है सी के ज़रिए मिडल ईस्ट को। पाकिस्तान 6% फॉरेन एक्सचेंज इनसे अर्न करता है। एक्सपेक्टेड सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ डेवलपिंग फ़िश फार्मिंग। एक्सपेक्टेड यानी कि अंदाज़न सोशो इकोनॉमिक होते हैं सोसाइटी, और इकोनॉमिक होती है जो काम कर रही होती है सोसाइटी। उसके क्या हमें बेनिफिट्स होंगे अगर हम फ़िश फार्मिंग को डेवलप करते हैं। उसके अंदर आपने सबसे पहले यही चीज़ बतानी है कि ग्रेटर रिटर्न टू फिशरमैन है। ज़ाहिर है मछलियाँ ज़्यादा पकड़ेंगे, ज़्यादा सेल करेंगे तो फिशरमैन जो है उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी, यानी कि हम अपनी कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ़िशिंग इंडस्ट्रीज़ लगाएं तो लोगों को रोज़गार जो है वो मिलेगा। टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें, स्किल्स अच्छे करें ताकि फ़िशिंग प्रोडक्शन जो है उसको ज़्यादा कर सकें। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स आएगी, जिससे हमारा GDP इंक्रीज़ होगा और हमारी करेंसी की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक के ऊपर बर्डन कम होगा, क्योंकि उन पर बर्डन बहुत ज़्यादा है। अगर एक और प्रोडक्ट आ जाएगा जो कि हेल्दी भी है, लो कोलेस्ट्रॉल भी है, तो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। ठीक हो गया। फ़िश फार्मिंग एंड इन्वायरमेंट, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा नहीं, ये ब्लू वर्टिकल लाइन है, अगर आप लोग बुक्स पे देखेंगे तो एक ब्लू वर्टिकल लाइन इसके साथ बनी होती है, PDF में शायद क्लियर नहीं आ रही। ये जो ब्लू वर्टिकल लाइन वाला होता है वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं होता। प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं कि भाई फ़िशिंग इंडस्ट्री के साथ प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले तो वाटर पोल्यूशन है। पाकिस्तान का जो कोस्टल एरिया है कराची का, वो उधर वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोस्ट पे, साहिल पे पोल्यूशन की जाती है, जिसकी वजह से आपका जो फ़िशिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। ज़ाहिर है मछलियाँ भी आपकी अफेक्ट होंगी, और जो लोग वहाँ पे फ़िशिंग कर रहे हैं उनको भी उन पोल्यूटेंट्स की वजह से प्रॉब्लम होगा। सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि हमारी जो शिप्स हैं बड़ी बड़ी, उनके अंदर बजाय पूरी एक मशीनरी लगी होती है उनके चलने की, उनका उस ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा लीक होता है, जो कि आपका फ़िशिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत हार्म है। फिशेस को बहुत ज़्यादा हार्म करता है वो ऑयल। फिर न्यूमरस केमिकल्स हैं, कार्सिनोजेनिक क्वालिटीज़, टॉक्सिक मटेरियल, हैवी मेटल्स, कैडमियम, एल्युमिनियम, निकल। ये हमारी फ़िश, प्रॉन, क्रैब, श्रिम्प्स, लॉबस्टर्स, इनको चेक किया गया तो इनमें से निकले कुछ डेंजरस सब्सटेंसेस हैं जो हमारी फूड चेन में आ गए हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत जो है प्रॉब्लम होती है। वाटर पोल्यूशन सिर्फ कराची में लिमिटेड नहीं है। इधर वो बता रहे हैं कि जो हमारी रिवर्स हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट है। क्यों इफेक्ट हो रहे हैं? सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है। सारा वेस्ट जो है वो रिवर्स में डंप कर देते हैं। फर्टिलाइज़र आपकी केमिकल वाली है, पेस्टिसाइड जो स्प्रे करते हैं वो भी केमिकल वाली है, जिससे पानी जो है वो गंदा होता है और ऑटोमेटिकली वो आपकी मैरीन लाइफ को डिस्टर्ब करता है। ओवर फिशिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक जगह पे एक स्पेसिफिक अमाउंट तक फ़िशेस को कैच किया जाए, ज़्यादा कैच करते हैं तो ये होता है कि आपकी जो बेबी फ़िश है वो भी कैच हो जाती है, जिसकी वजह से ये है कि इनका ब्रीडिंग सीज़न में भी हम कैच कर लेते हैं, जिससे उनकी क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है। मैंग्रोव ट्रीज़ आपके स्पेशल ट्रीज़ होते हैं जिनको प्लांट किया जाता है सीज़ के ऊपर, क्योंकि ये सॉल्टी वाटर में ग्रो कर जाते हैं। जब आपके ये मैंग्रोव ट्रीज़ जो हैं ये आपके ब्रीडिंग ग्राउंड भी होते हैं फ़िश और श्रिम्प्स के लिए, तो ये आपके ट्रीज़ जो हैं इनको कट कर देते हैं, जिसकी वजह से एक तो ब्रीडिंग कम होगी, दूसरा ये कि आपका मैंग्रोव ट्री सॉल्टी वाटर में ग्रो करता है, पोल्यूटेड वाटर में ग्रो नहीं करता। फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम है।
पैसे नहीं है, मॉडर्न लाइंस पे नहीं आ सकते, ट्रेडिशनल लाइन से काम कर रहे हैं जिससे आउटपुट लो है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हमारी फ़िश प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगी। इसके लिए कैपिटल पैसे को कहते हैं वो भी होना चाहिए, स्किल्ड लेबर होनी चाहिए। ट्रेडिशनल वे से ही हम फ़िश को हैंडल करते हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी ख़राब भी हो जाती है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हम मीट नहीं करते एक्सपोर्ट, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अनरिलायबल इनकम है हमारी एक्सपोर्ट से, लो प्रॉफिट्स होते हैं जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली हमारा डिपार्टमेंट जो है वो सफ़र करता है। फिर है हमारे पास सस्टेनेबल फिशरीज़। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है, सस्टेनेबल का मतलब होता है कि कॉन्टीन्यूसली जो चीज़ चलती रहे। फिशेज़ को हम इतना ज़्यादा ना कैच करेंगे, इस तरीके से कैच ना करें कि ये इम्बैलेंस हो जाए हमारे पास, जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए हम फ़िश छोड़े ही ना। तो सस्टेनेबल वेज पे हमें काम करना है। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारी लो परफॉर्मेंस की रीज़न है, उनको कंट्रोल करना है। ओवर फिशिंग रोकी जाए, लोकल फ़िशरमैन भी करता है, फॉरेन ट्रॉलर बाहर से भी आके हमारे एरिया में अरेबियन सी में वो कर जाते हैं। बेबी फ़िश को नहीं पकड़ना, इलीगल नेट्स नहीं लगाने जहाँ मना किया वहाँ पे, और ख़ास तौर पे ब्रीडिंग सीज़न में फ़िशेज़ को नहीं पकड़ना। मैंग्रोव्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना क्योंकि वो उनकी ब्रीडिंग ग्राउंड होते हैं। वाटर पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए, फ़िशेज़ एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। गवर्नमेंट यह काम कर रही है। पहला तो ये है कि वो आपका जो डीप सी ट्रॉलर्स हैं जो बाहर से आके हमारी अरेबियन सी के एरिया में आके ऑपरेट करते हैं और हमारी मछली पकड़ के ले जाते हैं, उनको रोके। लॉज लगाए इलीगल नेट्स के अगेंस्ट। स्मॉल होल्स वाली नहीं होनी चाहिए नेट्स। स्मॉल होल्स में ये होता है कि बेबी फ़िश कैच हो जाती है, बेबी फ़िश कैच करने का कोई तुक नहीं बनता, वो फिर आपकी वेस्ट होती है। इकोलॉजिकल बैलेंस रखा जाए, मैंग्रोव फॉरेस्ट वगैरह प्लांट करके, ताकि आपकी कंट्री के अंदर फिशरीज़ का भी सिलसिला चलता रहे और आपकी जो है वो ट्रीज़ भी प्लांट हो जाए। और इधर आ गया जी सस्टेनेबल लाइन पे, अगर हम फिशरीज़ को, फिशिंग इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे तो इससे क्या एडवांटेजेस, फ़ायदे होंगे। ज़्यादा फूड होगा, लो कोलेस्ट्रॉल, एक हाईली आपकी न्यूट्रिशियस डाइट है विटामिन डी वाली, वो उसका फ़ायदा होगा हमें। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन लोगों को मिलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आएगा, जापान, श्रीलंका, मिडल ईस्ट वगैरह से। ट्रेनिंग एजुकेशन इसमें रखी जाए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आएँ, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करें ताकि और लोग इसके अंदर आए। बोट मेकिंग, अब खाली फ़िशेज़ के साथ और भी इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगी। बोट मेकिंग है, नेट मेकिंग है, फ़िश प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सॉल्टिंग, कैनिंग, रेफ्रिजरेटिंग, पैकिंग, और चीज़ें डेवलप होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें ताकि इजीली एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्सेट्रा, सारा कुछ ठीक हो गया। अब आगे आ गई आपकी एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह ईद के बाद कंटिन्यू करेंगे। ईद से पहले आप लोग, यानी कि अब आपकी क्लास मेरे ख्याल से आज लास्ट है, आपने ये पूरे चैप्टर को पढ़ के मेन चीज़ों के इसके नोट्स बना लेने हैं। मेन बातें आपने याद रखनी है हर हेडिंग में कि किस तरीके से हमें हर चीज़ में जो है वो फ़ायदा मिलेगा। ठीक हो गया। फिर भी किसी को समझ नहीं आ रही वो मेरे से पूछे, मैं उसको जो है एक्सप्लेन करूँगा। एक्चुअली आप लोग इस चीज़ से कंफ्यूज ना हो कि हमने लिखना क्या है। आप लोग ये देखें कि हर हेडिंग का, हर चीज़ का एक नीचे एक्सप्लेनेशन गिवन है। आपने वो एक्सप्लेनेशन जो है वो जर्नल अपने पास पॉइंट्स लिख लेने हैं। एग्जामिनर उसको जिस तरीके से भी पूछेगा आपने वो सारे बता देने हैं पॉइंट्स, उसके जितने मार्क्स का होगा, जो टेक्निक आपको बताई जाएगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको काम करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छे तरीके से पढ़ें, टेंशन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको आहिस्ता आहिस्ता ये हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है फ़िज़िकल क्लास जो है वो ज़रा डिफरेंट होती है। इस तरीके से ऑनलाइन में जो है वो एकदम से जो है वो थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह सून जो है इसको कवर अप कर लेंगे। ठीक हो गया।